बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल की सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में कुछ चीज़ें पुरानी हैं और कुछ चीज़ें हमारे लिए नई हैं। तो अब देखते हैं पुरानी चीज़ें क्या हैं, नई चीज़ें क्या है, एक्चुअली पूछा क्या है हमसे। तो ध्यान से पढ़िए, जो आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यानी अब की बार आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ज़ीरो निकालना है। इससे पहले भी आपने ज़ीरोज़ निकालने सीखे थे लास्ट ईयर, लेकिन वो लीनियर पॉलिनोमियल के हुआ करते थे। जैसे अगर आपको कहा गया है कि एक पॉलिनोमियल है 2x+1, px इज इक्वल्स टू 2x+1, इसका ज़ीरो निकालो। तो आप लोग कैसे निकालते थे, px इज इक्वल्स टू 0, सो 2x+1 इज इक्वल्स टू 0। फिर हम जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, इस तरह से इसका हम ज़ीरो निकाला करते थे। तो ये वो था जो हमने लास्ट ईयर सीखा। इस बार हम एक स्टेप आगे गए और आगे जाके अब हम निकालेंगे ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ भी निकालने हैं और फिर उसके बाद उन्होंने कहा एक और काम करना है, वो है कि इसके जो ज़ीरोज़ आएंगे उनका इसके कोफिशिएंट होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में, वेरिएबल के जो साथ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं नंबर, वो उसके कोफिशिएंट होते हैं। जैसे कि अगर मैं इसमें पूछूं कि इसमें कोफिशिएंट क्या है लीनियर में, तो लीनियर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax + b। तो इसमें x का कोफिशिएंट a है और b कांस्टेंट टर्म है। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a है, x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, और जो c है वो कहलाती है कांस्टेंट टर्म। c इज कांस्टेंट टर्म। तो वो इन तीनों के बीच में रिलेशन पूछ रहे हैं। इसके जो ज़ीरोज़ आएंगे, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, इसलिए उसमें 2 ज़ीरोज़ आते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, इसलिए उसमें एक ही ज़ीरो आता है। क्वाड्रेटिक में 2 ज़ीरोज़ हैं, उन दोनों ज़ीरोज़ का a, b और c के साथ क्या रिलेशन है ये भी हमें साथ में बताना है। सबसे पहले जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी वो ये कि इसके जो ज़ीरोज़ होते हैं, जो 2 ज़ीरोज़ हैं, उन 2 ज़ीरोज़ की नेमिंग क्या की जाएगी। तो अब नेमिंग तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी जो भी हमारी चॉइस है, ए बी कर ली। ए बी तो हम वैसे नहीं कर सकते क्योंकि ए बी सी हमारे पास यहाँ है, एक्स वाई हमारे इक्वेशन में होता है, तो हमें कुछ नए नाम लेने पड़ेंगे। तो वो जो नाम जनरल वे में सालों से लिए जा रहे हैं वो हैं अल्फ़ा एंड बीटा। वैसे नाम कुछ भी लिए जा सकते हैं, आपके कोई फेवरेट फ्रेंड्स हैं, आपके ख़ास दोस्त हैं, आप उनके नाम रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट फिर भी मैं आपको यही कहूँगी कि सालों से जो लिए जा रहे हैं हम वही नाम यूज़ करेंगे, अल्फ़ा एंड बीटा। यानी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पहले हम फैक्टराइजेशन करके 2 ज़ीरोज़ निकालेंगे और फिर उन 2 ज़ीरोज़ को हम क्या नाम देंगे, अल्फ़ा और बीटा। और उन अल्फ़ा और बीटा का इस a, b और c के साथ क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसके ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे। तो जैसा मैंने कहा, ज़ीरोज़ निकालने के लिए हमें करना है इसका फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन के जितने भी पुराने रूल्स आपने जो क्लास 8th में पढ़े हैं वो यहाँ काम में आ सकते हैं। जैसे कि कॉमन लेना, आइडेंटिटी 1 जो हमारी हुआ करती थी a + b², अगर हमें कहीं पे भी a² + 2ab + b² दिख रहा है तो हम उसे फर्स्ट आइडेंटिटी से फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर कहीं भी हमें a² - 2ab + b² दिख रहा है तो हम उसे सेकेंड आइडेंटिटी से फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी हमें 2 टर्म दिख रही हैं होल स्क्वायर, a² और b² और उनके बीच का साइन माइनस, तो a² - b² को हम थर्ड आइडेंटिटी से फैक्टराइज कर सकते हैं। और अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरलाइज वे में इस फॉर्म में दिख रहा है तो हम उसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ जो ट्रिक काम में आ रही है वो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो अब हम मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते थे वो भी मैं आपको एक बार रिकॉल कर देती हूँ। यहाँ 3 है और यहाँ -4 है, तो 3 और -4 का प्रोडक्ट है -12। क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस है तो हम ऐसे 2 नंबर ढूंढेंगे जिन्हें माइनस करने पे यहाँ वाला नंबर आ जाए। यहाँ पे हमें एक नंबर दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब 1 है, और क्योंकि साइन माइनस है तो -1 मानेंगे। यानी हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 12 है और जिनका डिफरेंस 1 है। तो वो नंबर ये खुद ही है, 3 और 4। तो अब हम किस तरह फैक्टराइज करेंगे, 3x² - 4x + 3x - 4। ये फैक्टराइजेशन आपको आना ही चाहिए।
इसमें से हमने x कॉमन लिया तो अंदर बचा 3x माइनस 4। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन कहलाएगा ही, तो 3x माइनस 4 और फिर हमने कॉमन लिया 3x माइनस 4 और x प्लस 1। यानी जब भी हमें ज़ीरोज़ पूछे जाएंगे हमारा पहला काम है फैक्टराइजेशन करना, और जब फैक्टराइजेशन हो जाएगा तब क्या करना है, तो ये जो पॉलिनॉमियल है इसे हमें जैसे कोई भी नाम दिया, px नाम दिया, तो ज़ीरोज़ निकालने के लिए जैसा हम पिछले साल करते थे, पहले पॉलिनॉमियल को इक्वल टू ज़ीरो करते थे, तो यहाँ भी हमने इसको इक्वल टू ज़ीरो किया और ये जो फैक्टराइज्ड फॉर्म है इसे अब हम यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 4 x प्लस 1, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 0। अब आपको पता है दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब उन दोनों में से कोई एक 0 हो। तो यहाँ भी ये जो दो ब्रैकेट्स हैं इनका प्रोडक्ट 0 होने के लिए इन दोनों में से किसी एक ब्रैकेट का 0 होना कंपलसरी है। तो अब उसको लिखेंगे कैसे हम, कि ये प्रोडक्ट 0 लाने के लिए आइदर 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कब 0 होगा, इसको सॉल्व करते हैं। 3x इज इक्वल्स टू 4, सो x इज इक्वल्स टू 4/3। और ये कब 0 होगा, जब x की वैल्यू हो जाएगी -1। यानी हमारे पास जो ज़ीरोज़ आए वो हैं 4/3, -1। ये दो नंबर हैं जिनको इस पॉलिनॉमियल में रिप्लेस करने पे इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो ये जो दो नंबर हैं यही अल्फ़ा और बीटा हैं। और अच्छी बात यह है कि अगर मैंने इससे अल्फ़ा और इसे बीटा लिया है पर आपने इसको अल्फ़ा और इसको बीटा ले लिया, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्फ़ा और बीटा किसी को भी लें, हमारे आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला। अब हम आते हैं कि ये जो अल्फ़ा बीटा है इनका ABC के साथ क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले वो आपको एक बार अच्छे से दिमाग में फ़िट करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। वो है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि ये जो दो ज़ीरोज़ हैं इनका सम -b/a के इक्वल होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 4/3 और -1 का सम करूं और उधर से मैं b और a की वैल्यूज़ निकाल के यहाँ पे रिप्लेस करूं, दोनों तरह से हमारा आंसर सेम आएगा। b और a क्या है याद रखिएगा, एक तो नेगेटिव साइन आएगा ही आएगा। b का मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ x और a का मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ x²। तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a चेक कर सकते हैं, या b और a में कोई भी कन्फ्यूजन हो कि b कहाँ है a कहाँ है, तो याद रखना है b होता है x का कोफिशिएंट और a होता है x² का कोफिशिएंट। तो पहला रिलेशन ये है कि इनका जो सम है वो -b/a के इक्वल होता है, और दूसरा रिलेशन है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो c/a के इक्वल होता है। यानी अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करूं और उधर से मैं c/a कैलकुलेट करूं, दोनों आंसर सेम आएंगे। यहाँ पे c/a का क्या मतलब हुआ, c का मतलब है कांस्टेंट टर्म और a का मतलब फिर वही कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये जो दो रिलेशन हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इस एक्सरसाइज में आपके लिए जगह जगह काम में आएंगे, इसलिए आपको इन रिलेशंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। अब चेक करते हैं कि क्या ये रिलेशन हमारे इस क्वेश्चन में भी अप्लाई हो रहे हैं, करके देखते हैं। पहले मैं इन दोनों रिलेशन में फर्स्ट वाला रिलेशन चेक करने जा रही हूँ, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या -b/a है। तो हमने यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा कैलकुलेट करना शुरू किया, यानी कि 4/3 और ये प्लस माइनस -1 हो जाएगा। मैंने इसका एलसीएम लिया 3, 4 - 3 दैट इज़ मेरे पास आ गया 1/3। अब ध्यान से देखिए क्या ये -b/a के इक्वल है। देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 जो है उसे मैं -(-1) ऐसे लिख सकती हूँ ना, क्योंकि मुझे प्लस का साइन चाहिए, लेकिन जो फॉर्मूला है उसमें यहाँ माइनस का साइन होता है, इसलिए मैंने क्या किया, 1 को इस तरह ब्रेक किया, माइनस और फिर -1। अब ध्यान से देखिए ये जो -1 है ये कोफिशिएंट ऑफ x होना चाहिए। ध्यान से देखिए हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे -1 है, यानी ये जो -1 है इसकी जगह पे मैं रिप्लेस कर सकती हूँ b, और ये जो 3 है ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² है, यानी कि ये a है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा प्लस बीटा घूम फिर के किसके इक्वल हो गया है, -b/a के इक्वल। इसका मतलब हमारा ये रिलेशन बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट है और हम इसे हेंस वेरीफाइड इस तरह से लिख सकते हैं। और उससे पहले हम दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं, क्या अल्फ़ा इंटू बीटा c/a है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा से मैंने सॉल्व करना शुरू किया, 4/3 इंटू -1, तो आंसर हो गया -4/3। अब -4/3 क्या है, तो ध्यान से देखिए, -4 है कांस्टेंट टर्म, यानी -4 की जगह मैंने रिप्लेस किया c, और 3 जो है वो है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x², यानी उसकी जगह मैं रिप्लेस कर सकती हूँ a। तो इस तरह हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा भी किसके इक्वल हो गया, c/a के इक्वल हो गया। तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन हमें दिया जाएगा तो हम उसका फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन करके उसको पॉलिनॉमियल को इक्वल टू 0 लिखेंगे, फिर उसके बाद वो जो फैक्टर्स हैं उनसे हम 2 ज़ीरोज़ निकालेंगे जो कि अल्फ़ा और बीटा कहलाएंगे, और फिर हम ये अल्फ़ा और बीटा इस तरह से रिलेशंस वेरीफाई करने में काम में लेंगे। तो इस तरह से हमें अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके दिखाती हूँ। उसका लास्ट पार्ट मैंने यहाँ ऑलरेडी कर दिया है, बाकी के पार्ट्स में फैक्टराइजेशन की डिफरेंट ट्रिक्स यूज़ हो रही हैं, तो वो हम सॉल्व करके देखते हैं किस तरह से होंगी। तो अब हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है x² - 2x - 8। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही सॉल्व होगा, क्योंकि ना तो इसमें कोई चीज़ कॉमन है, ना इसमें कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड आइडेंटिटी है, तो हमें इसे स्प्लिटिंग से ही सॉल्व करना है। 8 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें माइनस करने पे 2 आए, x² - 4x + 2x - 8, x कॉमन, x - 4, 2 कॉमन, अगेन x - 4, फिर x - 4 कॉमन, तो अंदर बचा x + 2। अब जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी हमें ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल निकालने होते हैं, हमें अपने पॉलिनॉमियल को इक्वल टू 0 करना होता है। तो px = 0, यानी कि x - 4 इंटू x + 2 = 0। आइदर पहला वाला ब्रैकेट 0 है, इस वजह से 0 हो रहा है, या फिर दूसरा वाला ब्रैकेट 0 है, इसलिए इनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 है और यहाँ से है -2, और ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये कहलाती हैं अल्फ़ा और बीटा। हम किसी को भी अल्फ़ा और किसी को भी बीटा ले सकते हैं, जैसे मैंने इसको अल्फ़ा लिया और इसको लिया मैंने बीटा। तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे, जहाँ पे हमें अल्फ़ा और बीटा की ABC के साथ रिलेशनशिप चेक करनी है, वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि 4 - 2, तो हमारा आंसर हो गया 2। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, और 2/1 लिख के 2 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा -2, और फिर हम उसे b लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं इतना भी नहीं करना है हमें, तो एक और तरीका होता है कि हम अल्फ़ा प्लस बीटा कैलकुलेट कर चुके, अब हम इधर से -b/a कैलकुलेट कर लेते हैं। तो -b की जगह पे है यहाँ पे -2, a की जगह यहाँ x² का कोफिशिएंट है यानी कि 1, तो यानी इधर से भी हमारा आंसर 2 आ गया, दोनों तरफ से हमारा आंसर 2 है। तो हम कह सकते हैं LHS = RHS। ये हुआ सम के लिए, और ऐसे ही हमें प्रोडक्ट के लिए करना है। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 4 इंटू -2, 4 2 हो गया -8। इधर से हमने कैलकुलेट किया c/a, c की जगह -8, a की जगह 1, यानी इधर से भी हमारा सोल्यूशन -8 आ रहा है, यानी फिर से LHS = RHS, हैंस वेरीफाइड। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, हम वैसे भी कर सकते थे। हम यहाँ पे 2 को 2/1 लिखते, फिर -2/1, और फिर -2 की जगह b और 1 की जगह हम a भी लिख सकते थे। पर ये सिंपल है, इसलिए मैंने कहा आप लोगों को ये भी मेथड पता होना चाहिए। अगर आपको ये इजी लगता है तो आप कर सकते हैं, कोई भी इसको गलत नहीं कर सकता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, कॉमन तो इसमें कुछ नहीं निकल रहा, लेकिन इसमें आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें सेकेंड आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। आइडेंटिटी के लिए हमारी जो स्क्वायर वाली जो दोनों टर्म है, मतलब जो दोनों टर्म है वो कम से कम 2 टर्म होल स्क्वायर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें ये दिख रही है, ये स्क्वायर है 2s का और ये स्क्वायर है 1 का।
और जो मिडिल टर्म है वो 2 इंटू 2s इंटू 1 फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब मैं इसे 2s माइनस 1 होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दो फैक्टर्स हैं, 2s माइनस 1 पहला और 2s माइनस 1 ही दूसरा फैक्टर है। तो अब हमें इसका ज़ीरो निकालना है, तो फिर से वही ps इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यानी दोनों ही आइदर 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो और 2s माइनस 1 दोनों ही एक ही हैं, तो हम कह सकते हैं कि 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो s की वैल्यू हमारे पास, दोनों ही s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। यानी हमारे लिए अल्फ़ा और बीटा दोनों सेम हैं और दोनों की वैल्यू क्या है, 1/2। तो इस तरह से हमने इसके ज़ीरोज़ निकाले। जब भी हमारी फर्स्ट या सेकेंड आइडेंटिटी बनती है हमेशा दोनों ज़ीरो सेम आते हैं। ये क्वेश्चन हम स्प्लिटिंग से भी कर सकते थे, अगर आप उससे भी करेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा, 1/2 एंड 1/2। लेकिन हाँ, आंसर देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि क्वेश्चन आइडेंटिटी से भी हो सकता था। अगर दोनों सेम आ गए इसका मतलब हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते थे। खैर, अब हमारे पास ये आ गए हैं तो हमें इसका वेरिफिकेशन करना है। किस तरह से करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा कैलकुलेट किया, यानी 1/2 प्लस 1/2, तो वो बन जाएगा 2 LCM लिया, 2/2 दैट इज़ 1, यानी कि ओवरऑल हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 आ गई। अब हम चाहते हैं कि हम अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ गया, अब हम माइनस बी अपॉन ए कैलकुलेट करें, तो वो करते हैं। तो माइनस बी का मतलब हुआ माइनस ऑफ -4 और ए का मतलब भी 4 है, दोनों कैंसिल हो गए, यानी दोनों वैल्यूज़ LHS और RHS हमारे पास सेम आ गई। बिल्कुल ऐसे ही हम अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 1/2 इंटू 1/2 दैट इज़ 1/4। और अगर मैं इसको c अपॉन ए से सॉल्व करूं तो c की जगह 1 और a की जगह 4, यानी फिर से हमारे LHS और RHS दोनों ही क्या हो गए हैं, इक्वल, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस करने हैं, फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकेंड आइडेंटिटी या फिर थर्ड आइडेंटिटी या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो अब हम आगे के दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं उनमें कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आया वो है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, लेकिन ध्यान से देखिए ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, यानी पहले x² की टर्म होनी चाहिए, फिर x की टर्म होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। इसमें उल्टा लिखा है, तो हम पहले इसको सही फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन हमें एक्चुअली कैसा दिखना चाहिए, पहले 6x², फिर माइनस 7x, फिर -3। अब हम इसे फिर से वही स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे। 6 और 3 का प्रोडक्ट 18, तो 18 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें माइनस करने पे 7 आए, 9 एंड 2 हो जाएंगे। तो सॉल्व करना शुरू किया, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, 3x कॉमन, 2x माइनस 3, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है यानी 1 हो गया, तो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1। अब मुझे इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं, इसलिए मैंने इस पॉलिनॉमियल को इक्वल टू 0 लिख दिया है और 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 की वैल्यू 0 के इक्वल है। इसका मतलब या तो पहला वाला ब्रैकेट 0 है, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से 3/2 हो गई और यहाँ से x की वैल्यू हो गई -1/3, यानी एक को हम अल्फ़ा लेंगे और दूसरे को बीटा। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 3/2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -1/3। तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया, ज़ीरोज़ कैलकुलेट कर लिए। सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है, ज़ीरोज़ का कोफिशिएंट के साथ रिलेशन, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी 3/2 -1/3। LCM लिया मैंने 6, 3 3 9 -2, तो ये बन गया 7/6। अब क्योंकि हमारा जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है वो -b/a होता है, तो हमें न्यूमरेटर नेगेटिव चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको कैसे लिख लिया, -7/6 और माइनस साइन को तो एज इट इज़ रखा और -7 जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ b, तो यहाँ पे हम उसकी जगह b लिख सकते हैं और 6 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ a है, तो हम उसकी जगह पे a लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको फिर से जो मैंने पहला क्वेश्चन था उसकी तरह लिख के बताया। अगर आपको मैंने जो दूसरे वाले क्वेश्चंस बताए थे उनकी तरह लिखना है तो आप अलग से b/a सॉल्व कर सकते हैं, वो दोनों वैल्यूज सेम आ जाएंगी।
अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 3/2 इंटू -1/3। तो इसको मैं कैसे लिखूँगी, कट नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इस तरह से आंसर में जाना है, तो मुझे डिनोमिनेटर में 6 चाहिए, इसलिए मैंने कट करने की बजाय से मल्टीप्लाई किया। -3/6। तो -3 जो है वो कांस्टेंट टर्म हो गई यानी C, और एज 6 जो है वो A हो गई, तो उसकी जगह मैंने A लिख दिया। तो इस तरह से हमने ये वेरीफाई करके दिखाया कि ज़ीरोज़ क्या आएंगे और उनका रिलेशन क्या है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये किस मेथड से फैक्टराइज हो रहा है, तो आइडेंटिटी जो हम अभी कंटिन्यूसली पिछले 3 क्वेश्चंस में अप्लाई कर रहे थे वो यहाँ अप्लाई नहीं हो रही है। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, यानी C 0 है। अगर इसको ध्यान से देखो तो पता चलेगा A की वैल्यू इसमें 4 है, B की वैल्यू 8 है और C नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब C की वैल्यू क्या है, 0 है। तो जिन क्वेश्चन में C 0 होता है जनरली वो क्वेश्चन कॉमन लेके सॉल्व किए जाते हैं। तो हमें यहाँ पे कॉमन लेना है। क्या कॉमन आ रहा है, 4u, तो अंदर बचा u+2, बस यही इसका फैक्टराइजेशन है। अब फैक्टराइजेशन तो कंप्लीट हो गया, अब ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो पॉलिनोमियल u में है इसलिए मैंने से pu = 0 लिखा, फिर 4u इंटू u+2 = 0। फिर वही बात, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 होने का मतलब दोनों में से कोई एक तो 0 है, तो आइदर 4u = 0 और 4u + 2 = 0। 4u में 4 तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब u ही क्या है, =0। और यहाँ u+2 है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, इसको u+2 लिखना चाहिए था मुझे। u+2 = 0, तो u = हो जाएगा -2। तो अल्फ़ा = 0 एंड बीटा = -2। तो इस तरह हमने यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की दो वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं। अब हम इसका फिर से वेरिफिकेशन करते हैं, चलिए करके देखते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 0 -2, यानी हमारी वैल्यू हो गई -2। अब मैं इस तरह ना करके वो उस वाले मेथड से आपको बताती हूँ कि -b/a कैलकुलेट करते तो कैसे आता। तो जैसा कि पता है b की वैल्यू 8 है, तो हमने यहाँ 8 रिप्लेस किया, a की 4 है, 4 रिप्लेस किया, दोनों को कट किया, -2 आ गया, यानी LHS और RHS हमारे इक्वल आ गए। अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब हो गया हमारे लिए 0 इंटू -2, और 0 इंटू -2 का आंसर हो गया 0। अब हमें C/A कैलकुलेट करना है। तो C/A जैसा कि मैंने कहा C 0 है। अब 0 को a यानी कि 4 या किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो, आंसर 0 ही आता है। तो इस तरह हमारी LHS और RHS इसमें भी इक्वल हो गई, तो हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। तो इस तरह हमने वैल्यूज़ भी निकाली, वेरिफिकेशन भी किया। तो ये है हमारा एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन, और उसी तरह वो है एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या ख़ास बात है, a की वैल्यू है 1, t² का कोफिशिएंट 1 है। अब की बार b की वैल्यू 0 है, जो b है यानी कि जो t का कोफिशिएंट है वो यहाँ पे 0 है, और जो c है वो है -15। और ऐसे क्वेश्चन जिनमें b 0 होता है वो जनरली तभी सॉल्व होते हैं जब तुम्हारा c नेगेटिव होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें थर्ड आइडेंटिटी से सॉल्व करने होते हैं, और थर्ड आइडेंटिटी के लिए जो बीच का साइन है वो माइनस होना ज़रूरी है। a² - b² की आइडेंटिटी तभी अप्लाई होगी जब दोनों होल स्क्वायर हों। चलिए होल स्क्वायर ना भी हो, क्योंकि अब तो हमें पता है कि हर नंबर अपने रूट का स्क्वायर होता है, लेकिन एटलीस्ट बीच का साइन तो नेगेटिव होना ही चाहिए। तो ये क्वेश्चन थर्ड आइडेंटिटी से सॉल्व करना है, इसलिए इसे मैं लिखूँगी t², और ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है नहीं तो इस पर रूट लगा के इसे स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा ये नंबर थर्ड आइडेंटिटी से फैक्टराइज होगा। क्या बनेगा, t + √15 और t - √15। फिर वही अल्फ़ा और बीटा निकालने हैं, तो उसके लिए जो पॉलिनोमियल है उसका नाम pt है, उसको =0 लिखेंगे। t + √15 इंटू t - √15 = 0। तो या तो ये 0 या फिर ये 0, तो आइदर t + √15 और t - √15 = 0। तो t की दो पॉसिबल वैल्यूज़ आ गई, -√15 और +√15। तो अल्फ़ा = -√15 और बीटा =
सिर्फ √15। अच्छा, अल्फ़ा और बीटा की जगह अगर मान लो मैंने इसे अल्फ़ा इसको बीटा ले लिया होता तो मेरे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पर ये बात आपको याद रखनी है। अब हम करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि -√15 प्लस √15, दोनों कैंसिल हो गए, 0 आ गया। उधर से मैंने सॉल्व किया b/a, तो b 0 था, a 1 था, इसका भी आंसर 0 आ गया। LHS और RHS इक्वल हो गए। अल्फ़ा इंटू बीटा किया तो वो हो जाएगा -√15 इंटू +√15, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो वो सिर्फ -15 आ जाएगा। इधर से हमने c/a सॉल्व किया तो c है -15, a है 1, तो इधर से भी हमारा आंसर -15 हो गया और फिर से हमारे LHS और RHS कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो इस तरह से हमें अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। इसका जो लास्ट पार्ट है वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन में ही सॉल्व करके दिखा चुकी हूँ। तो एक बार मैंने सारे पार्ट सॉल्व कर दिए हैं, लेकिन आपको एक बार सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। आपको चेक करना है कि वो आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। साथ में मैं एक वर्कशीट दूंगी, वो सॉल्व करनी है, तभी आपको पता चलेगा कि हर तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और फिर भी उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो प्रॉब्लम आप मुझे बताएंगे। इसका सेकेंड क्वेश्चन एक और बचा है, वो भी हम अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है। तो हम देखते हैं कि वो किस तरह से होगा। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह क्या रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़। ये जो क्वेश्चन है इनमें हर एक में दो चीज़ें दी गई हैं, हर पार्ट में 2 चीज़ें दी हैं। पहली जो चीज़ है वो है सम ऑफ द ज़ीरोज़, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा मुझे दिया गया है 1/4, और सेकंड जो चीज़ दी गई है वो है अल्फ़ा इंटू बीटा, जिसकी वैल्यू दी गई है मुझे -1। तो अगर मुझे ये 2 चीज़ें दी जाएँ तो उससे वापस पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। फॉर्मूला है k ब्रैकेट x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो फॉर्मूला जो हमने ax² प्लस bx प्लस c पढ़ा था, उसका रिलेशन अल्फ़ा बीटा के साथ जो होता है उसके अकॉर्डिंग हमने ये फॉर्मूला बनाया है। इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है और अपने सारे क्वेश्चंस में से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यानी फर्स्ट वैल्यू इसमें रिप्लेस करनी है और सेकंड वैल्यू इसमें रिप्लेस करनी है। जैसे इस क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, k x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है, मैंने यहाँ 1/4 रिप्लेस की, यहाँ मैंने -1 रिप्लेस की। अब इस k का क्या रोल है, अगर ये k नहीं होता तो क्या कोई फ़र्क पड़ता? वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर k जो है वो ये बताता है कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल आया वो कोई सिंगल वैल्यू नहीं होती है। मान लो कोई भी पॉलिनोमियल आया, उस पूरे पॉलिनोमियल को अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ तब भी वो सेम ही रहता है। तो ये जो k है ये जनरली हमें हेल्प करता है जब हमारे जो पॉलिनोमियल है उसमें फ्रैक्शंस आ रहे हैं तो उसे रिमूव करने में। जैसे कि यहाँ पे मुझे फ्रैक्शन दिख रहा है, तो फ्रैक्शन में हम आंसर प्रेफर नहीं करते, हमें उसे LCM लेकर के नॉर्मल उसमें चेंज करना है। तो k 4 LCM लिया, 4x² माइनस x माइनस 4। अब जैसा कि मैंने कहा k एक नंबर है जो कुछ भी हो सकता है, तो हो सकता है वो 4 हो। तो k अगर 4 है तो ये 4 और ये 4 दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हम इस पॉलिनोमियल को जनरली ये भी कह सकते हैं फॉर k इज 4। वैसे तो k की और भी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, लेकिन अगर ये होगी तो हमारे पॉलिनोमियल की सबसे जनरल फॉर्म ये कहलाएगी 4x² माइनस x माइनस 4। तो जब भी आप कोई MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अगर उसमें 4 ऑप्शंस होंगे तो जनरली ये ऑप्शन ही वहाँ पे आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम k को एज इट इज़ रख भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है k सिर्फ 4 हो, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे हो सकता है k 8 होता तो यहाँ पे इस पूरे पॉलिनोमियल के साथ और एक्स्ट्रा 2 मल्टीप्लाई हो रहा होता और वो भी पॉलिनोमियल सेम ही रहता। तो इसका मतलब k की डिफरेंट वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे k रखेंगे। k को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर है, जो भी हमने LCM लिया है, उसी से उसको चेंज करके k को वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरी वैल्यू है, दूसरा पार्ट लेते हैं। दूसरे पार्ट में वो कह रहे हैं कि अब की बार अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो √2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो 1/3 है। फिर से रिप्लेस करते हैं इसी फॉर्मूले में, k² माइनस √2x प्लस 1/3
यहाँ पे भी हम 3 LCM ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। यहाँ पे भी k की वैल्यू 3 ली जा सकती है और 3 लेते ही फिर ये पॉलिनोमियल क्या बच जाएगा, सिर्फ इतना ही रह जाएगा। तो इस तरह से हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक और चीज़, अगर क्वेश्चन को आपने पढ़ा उसमें सम और प्रोडक्ट दिया है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर उन्होंने अल्फ़ा और बीटा भी दिए होते तब भी हम यही क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करते हैं। मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल दिया जिसके 2 ज़ीरोज़ हैं 2 और 3, यानी मैंने आपसे कहा अल्फ़ा 2 है एंड बीटा 3 है, तब भी हम क्या करते, अल्फ़ा और बीटा का पहले सम निकाल लेते, वो यहाँ रिप्लेस करते, फिर प्रोडक्ट निकालते, वो वहाँ रिप्लेस करते। जैसे अगर मैं पूछूँ इसका सम क्या बन जाएगा, तो वो हो जाएगा 2 + 3 5 और इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 2 × 3 6। तो अब हम इस पॉलिनोमियल में क्या लिखेंगे, kx² माइनस 5x प्लस 6। और क्योंकि अब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम k को एज इट इज़ ही हटा देंगे, तो ये हमारा पॉलिनोमियल रह गया। या फिर हम k को रख भी सकते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ k को रख भी सकते हैं, कोई दूसरी वैल्यू से हटा भी सकते हैं। तो अगर हमें सम और प्रोडक्ट ना देके सीधे ज़ीरोज़ दिए जाएं तब भी हम इसी फॉर्मूले से अपना पॉलिनोमियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हुए, अब हम तीसरा पार्ट सॉल्व करके देखते हैं इसमें क्या सोल्यूशन बनेगा। kx² अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 0 आने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो x वाली टर्म है वो रहेगी ही नहीं और हमारा पॉलिनोमियल सिर्फ क्या दिखाई देगा, x² प्लस √5। क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा 0 है तो x की टर्म गायब हो जाएगी और हमारे पास रहा x² प्लस √5। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट कह रहा है कि k लिया हमने, x² सम की जगह 1 रिप्लेस करना है। और हाँ, एक और गलती जो जनरली बच्चे करते हैं, ये साइन कई बार बच्चे प्लस यूज़ करते हैं जो कि गलत हो जाएगा। ध्यान रखना इस फॉर्मूले में अल्फ़ा प्लस बीटा का साइन माइनस है, अल्फ़ा इंटू बीटा का साइन प्लस है, तो हमें इस मामले में कोई गलती नहीं करनी है। अब हम लेंगे प्रोडक्ट, तो वो 1 आ गया, तो हमारा पॉलिनोमियल दिखेगा x² माइनस x प्लस 1। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं, k ब्रैकेट x² माइनस सम की जगह माइनस 1/4x, प्रोडक्ट की जगह 1/4। अब की बार क्योंकि फ्रैक्शन में आ रहा है हमें एलसीएम लेना है, तो ये बन जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। अब की बार k रिप्लेस हो जाएगा 4 से, k की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे 4, तो 4 से 4 कैंसिल और हमारे पास रह गया 4x² प्लस x प्लस 1। और इसी तरह हमारे पास आया लास्ट पार्ट, दैट इज सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में हमें k फिर ब्रैकेट x² सम की जगह 4 और प्रोडक्ट की जगह 1 लेना है। तो हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं या हम k हटा सकते हैं या k की कोई और वैल्यू ले सकते हैं, तो हमारे लिए ये आंसर हो जाएगा। तो ये है आपकी सेकेंड एक्सरसाइज। इससे रिलेटेड वर्कशीट मैं आपको दूंगी क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और इस सेशन में तो यही सबसे मेन है क्योंकि आगे का सारा पोर्शन डिलीटेड है 22, 23 के लिए। लेकिन मेरे लिए चैप्टर अभी ख़त्म नहीं है क्योंकि मैं इसमें इससे रिलेटेड कुछ और टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। और एक टॉपिक है जो आपके कोर्स में से डिलीट हो गया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स का, हम एक बार उसे भी डिस्कस करेंगे क्योंकि मुझे लगता है 11th क्लास में जब आप पहुँचेंगे आपको वो आना ही चाहिए। तो इसलिए आप प्लीज़ नेक्स्ट क्लास को मिस मत कीजिएगा और इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हैप्पी मैथमेटिक्स।